यस फ्रेंड्स, वेक्टर्स का चैप्टर हमने बिगिन किया है और नोट्स लिख लीजिए। ऑल मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री। जितनी भी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, तीन टाइप की क्वांटिटीज में क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन है स्केलर, नंबर टू है वेक्टर और नंबर थ्री है टेंसर। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कहीं कहीं किताबों में इसका नाम आपने खुद को देखने को मिल सकता है। तब आपका कॉन्फिडेंस लो होगा कि इसे हम नहीं जानते, इसलिए बस अब इसका नाम खाली बताएंगे, इसके बारे में कुछ विशेष नहीं बताएंगे। तो पहले तो स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बात कर लें। स्केलर क्वांटिटीज हैव अ मैग्नीट्यूड, इनमें मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन। इनमें डायरेक्शन नहीं होती। एक मैग्नीट्यूड तो होता है, जैसे कि टाइम या डिस्टेंस या वर्क, ये सब स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स है। मैग्नीट्यूड इनका जो बताया जाता है ना, जैसे बोर्ड की लेंथ है 2 मीटर, ये लेंथ की स्केलर क्वांटिटी है। ये जो मैग्नीट्यूड है इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि एक स्केलर नंबर होता है। ये बस एक नंबर है और ये इसकी यूनिट है। तो स्केलर क्वांटिटीज में दो चीजें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। इन दोनों को मिला के मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटीज नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे वर्क के बारे में तो शायद आपने पढ़ा ही होगा कभी, कि अगर पार्टिकल जहां चल रहा है वहीं पार्टिकल पे एक फोर्स लगे तो उस पर वर्क पॉजिटिव होता है, और पार्टिकल इधर चल रहा है और फोर्स उस पर पीछे लगे तो उस पर जो फोर्स वो जो वर्क करता है वो नेगेटिव वर्क करता है। तो स्केलर क्वांटिटीज पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। स्केलर क्वांटिटीज नेगेटिव भी हो सकती है। अब स्केलर के बाद मैं आपको बता रहा हूँ वेक्टर। एक तो क्वांटिटी को हम मेजर कर पाए उन्हीं की बात करते हैं केवल। फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली इन्हीं को कहते हैं जिन्हें हम मेजर कर पाते हैं। तो वेक्टर में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक यूनिट होती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्शन होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलके बोलते हैं हम कि मैग्नीट्यूड है एक पार्टिकल में। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम बोलते हैं 3 मीटर पर सेकेंड और फिर डायरेक्शन बताते हैं मे बी टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा बताते हैं। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है, ये दोनों मिलके उसके मैग्नीट्यूड का आइडिया देते हैं कि वैल्यू थोड़ी है कि ज्यादा है, वैल्यू थोड़ी है, वैल्यू थोड़ी है कि वैल्यू ज्यादा है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से आइडिया लगता है। और ये डायरेक्शन। पर वेक्टर्स में डायरेक्शन होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं है फॉर अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर। लिख दीजिए, हैविंग अ डायरेक्शन इज नॉट sufficient condition for a quantity to be a vector। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, पर डायरेक्शन होना सफिशिएंट नहीं है। इट इज नॉट सफिशिएंट। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, उसमें डायरेक्शन भी होती है, पर हम इलेक्ट्रिकल करंट को स्केलर में ट्रीट करते हैं। Electrical current though has a direction but is treated as a vector quantity। A vector quantity है, sorry, it has a direction but it is treated as a scalar quantity। ये जो scalar quantities होती है ना, scalar quantities they follow laws of ordinary addition। जो scalar quantities होती हैं they follow laws of simple algebra। इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑर्डिनरी अलजेब्रा के हिसाब से होता है। जो स्केलर क्वांटिटीज हैं दे ऐड लाइक, उनको बोलते हैं दे ऐड लाइक स्केलर्स। उनमें जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा के लॉज के अकॉर्डिंग होता है। पर वेक्टर क्वांटिटीज में ये नेसेसरी कंडीशन है कि भले ही उनमें डायरेक्शन हो, और हम उन्हें तब तक वेक्टर नहीं कहेंगे जब तक वो वेक्टर अलजेब्रा के लॉस फॉलो न करें। लिख दीजिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर इज
necessary condition for a quantity to be vector is number 1 magnitude, number 2 direction, or number 3 it should follow laws of vector algebra. It should follow laws of vector algebra. मतलब अगर कोई क्वांटिटी स्केलर है, एक बॉडी 3 यहाँ गई और 4 यहाँ गई, और आपसे कोई पूछेगा उसका पाथ लेंथ बताइए, डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस उसका सिंपल 3 + 4 7 हो जाएगा। पाथ की जो लेंथ है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वो 7 हो जाएगा। पर अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी में अगर यहाँ कुछ 3 है ना, वेक्टर क्वांटिटी में यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, और सपोज 90 डिग्री के हैं, तो वो पाइथागोरस थ्योरम से ऐड होंगे। वेक्टर क्वांटिटीज में 3 + 4 7 कम ही होता है, रेयरली होता है। ज्यादातर शुरू में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए बोलते हैं कि ये इनमें एक ऐसा ट्रायंगल बनता है, और अब 3 + 4 मतलब एक्चुअली √3² + 4²। आज 3 + 4 5 होता है। अगर ये कंडीशन हो और वेक्टर एडिशन करना हो, इनका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो आप डिस्प्लेसमेंट 3 और 4 का 5 कहते हैं। ये फर्क है। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए आवश्यक है कि आप जिस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो वेक्टर अलजेब्रा के लॉज फॉलो करे, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स में डिवीजन तो डिफाइंड नहीं है, पर वेक्टर्स में जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है और जो मल्टीप्लिकेशन है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। बस a quantity will be vector only if it follows the laws of vector algebra। बस ये बात, राइट। अब इसमें जैसे हमने एक एक्सेप्शन आपको बताया, करंट शायद आपको लगता है कि वेक्टर है, परंतु नहीं, वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। वो इसलिए स्केलर है क्योंकि करंट में कोई भी एंगल हो दो वायर्स में, एक वायर यहां से आ रहा है और एक वायर यहां से आ रहा है, इनमें कोई भी एंगल हो, पर 3 + 4 हमेशा ही 7 होता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। 3 + 4 3 एम्पियर + 4 एम्पियर will always be 7 एम्पियर। ये सिंपल अलजेब्रा के लॉज ओबे करता है, इसलिए इसको वेक्टर्स का दर्जा नहीं दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको लगता है कि स्केलर है। एरिया आप बोलते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आपको लगता है एरिया स्केलर है, बट वो लिख दीजिए एरिया इज अ वेक्टर, इट हैज अ डायरेक्शन एंड इट एक्ट्स लाइक वेक्टर्स। एरिया की डायरेक्शन है एंड इट एक्ट्स लाइक वेक्टर्स। इस स्टेज पे एरिया की डायरेक्शन में हम इंटरेस्टेड तो नहीं है, पर चलिए लिख लेते हैं। गॉस लॉ जब 12th में आप पढ़ते हैं तो आप एरिया की डायरेक्शन पढ़ते हैं। मैं डायरेक्शन ऑफ एरिया बता रहा हूँ। आपको लगता है कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट नहीं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ। नॉर्मल इन अ परपेंडिकुलर ड्रॉन आउटवर्ड्स टू अ सरफेस। ये वेक्टर ए की डायरेक्शन होती है। यदि आप इसकी एक डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो ये नॉर्मल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ऐसा लिखते हैं वेक्टर को, अभी डिस्कस करेंगे। अगर आप इस फेस की, प्लेन सरफेस की बात करना चाहते हैं, तो नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड्स एक्चुअली टू द वॉल्यूम एनक्लोज, जो उसने वॉल्यूम एनक्लोज की हुई है। इस स्टेज पे एरिया की डायरेक्शन कोई खास काम की नहीं है, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। बट करंट इज अ स्केलर, हालांकि उसमें डायरेक्शन होती है, और एरिया में हम डायरेक्शन की ज्यादातर बात नहीं करते हैं, बट एरिया इज अ वेक्टर। इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं टेंसर्स की। टेंसर्स आर नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। ना तो ये स्केलर है ना ये वेक्टर है। हाँ, ये फिजिकल क्वांटिटी तो है, तो मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज की लिस्ट में इनका नाम तो आएगा, पर ना तो ये स्केलर है ना ये वेक्टर है। एक्चुअली बस ये इतनी सी बात है कि दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये भी हायर एडवांस्ड मैथमेटिक्स का डिस्कशन है। 11th में या 12th में इसका, अगर आप हायर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो गलत बात है, वरना टेंसर्स का डिस्कशन हमें नहीं चाहिए। एक क्वांटिटी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये उसका एग्जाम्पल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
क्योंकि डिफरेंट एक्सिस के अबाउट ये बॉडी है, इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, और इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, और इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। ऐसी क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ भी स्टार्ट करने के पहले हमें ये पढ़ाना ही पड़ेगा आपको, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो इसी को हम बेसिकली रेफरेंस फ्रेम भी कहते हैं। इसमें हम एक पॉइंट डिफाइन करते हैं, इसमें हम एक पॉइंट डिफाइन करते हैं, और जो रेफरेंस पॉइंट है उसे ओरिजिन कहते हैं। जो रेफरेंस पॉइंट है उसे ओरिजिन कहते हैं, और उसके बाद सूटेबल डायरेक्शंस को एक्स वाई जेड एक्सिस कह देते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया, और ये लेफ्ट हैंड के ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस हो गई, ये थोड़ा सा ऐसा दिखा देता हूँ, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस हो गई। हम यूजुअली अपने डिस्कशंस में ये एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स में एक्स वाई डायरेक्शन आती है, और ये डायरेक्शन जेड वर्टिकल डायरेक्शन में आती है। तो अलग से लिख देते हैं, चलिए। वेरियस डायरेक्शंस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हो गया हमारा। वेरियस डायरेक्शंस इन एक्स वाई प्लेन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, सॉरी, वेरियस डायरेक्शंस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सबसे पहले तो हम यही बोलते हैं कि हम यही मानते हैं कि जहां भी हम है ना, हमारे ठीक सामने जहां भी हम हैं, हमारे ठीक सामने नॉर्थ है। नॉर्थ ऊपर नहीं, सामने लिख दीजिए कि इन अवर फ्रंट वी अज्यूम नॉर्थ डायरेक्शन, एंड टुवर्ड्स अवर बैक साउथ डायरेक्शन। सामने नॉर्थ डायरेक्शन, पीछे साउथ डायरेक्शन, और टुवर्ड्स अवर राइट हैंड ईस्ट, राइट हैंड की तरफ ईस्ट, और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। ये हो गया, ये राइट हैंड की तरफ ईस्ट है, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट है, ये सामने नॉर्थ है, और ये साउथ है। और इसी को ही एक्स एक्सिस भी कहते हैं। ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, और ये माइनस वाई एक्सिस, है ना। प्लस जेड है ना वर्टिकली अप, ये तो अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही वैसे हम बात कर रहे हैं, पर बाकी भी बता दें। प्लस जेड यानी वर्टिकली अप, और माइनस जेड यानी वर्टिकली डाउन। ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। आसमान की तरफ प्लस जेड है, आसमान की तरफ प्लस जेड है, और पाताल की तरफ माइनस जेड है। पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम और भी डायरेक्शंस की बात कर सकते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीचों बीच ये नॉर्थ ईस्ट, अगर ठीक बीचों बीच 45 डिग्री का एंगल है, तो अगर नॉर्थ और वेस्ट की बात करें, तो ये डायरेक्शन आप जानते हैं नॉर्थ वेस्ट है, और अगर ठीक बीचों बीच है तो 45 डिग्री। अगर साउथ और वेस्ट के ठीक बीचों बीच है तो ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। ये सारी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, बस ये एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। और अगर ये ठीक बीचों बीच है ईस्ट और साउथ के, तो ये साउथ ईस्ट है, ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये वेरियस डायरेक्शंस हम लेते हैं, उन्हें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन एक वर्टिकली अप है और एक वर्टिकली डाउन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, और सपोज ये एंगल 37 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं कि जो डायरेक्शन है दिस इज 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है आप ईस्ट को रेफरेंस बनाइए और ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाइए। ये है, यदि ये ऐसी डायरेक्शन है और सपोज ये 60 डिग्री है, तो आप जानते हैं ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, ये जो डायरेक्शन है इसको मैं बोलता हूँ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ।
60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इनकी बहुत आवश्यकता तो नहीं पड़ती, पर कहीं कहीं थोड़ा बहुत जिक्र आ सकता है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ को रेफरेंस मानिए और वहां से 60 डिग्री टिल्ट हो जाइए। चलिए अब इसके बाद हेडिंग दे दी जाए यूनिट वेक्टर्स। काफी काम की चीज है। ये कोई ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, ऑलवेज 1 है, इसका मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1, काम की बात है। बट इट इज अ मेथड, it is a mathematical method of specifying directions। अगर हम बोलते हैं पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलाउंग 2 मीटर चला है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो 2 है वो तो बताने का तरीका हमें पता है, पर वो एक्स एक्सिस के अलाउंग चला है ये बताने का हमारे पास कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं है। हमें पूरा बोलना पड़ेगा कि 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट या 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, ये हम नहीं चाहते। तो उस डायरेक्शन को बताने का मैथमेटिकल तरीका, हर चीज की मैथमेटिकल मॉडलिंग ही काम की है, हमेशा सिर्फ मैथमेटिक्स ही ज्यादा काम की है। तो हम ये बताते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो एक यूनिट वेक्टर है उसको बोलते हैं आई कैप। वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको पढ़ते हैं जे कैप या जे हैट। ऐसे ही जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको बोलते हैं के कैप। तो अब अगर कोई आदमी ईस्ट की तरफ यानी एक्स एक्सिस की तरफ 2 मीटर चलता है तो हम बोलते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट है 2i कैप। 2x नहीं लिखते, 2x नहीं लिखते, x के बदले i लिख देते हैं। i का मतलब ही होता है कि ये यूनिट इतना एक i है और इतना ये 2i, 2 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, इसमें डायरेक्शन आ गई, बस इतनी सी बात। यूनिट वेक्टर का इतना सही मतलब, ठीक है। आई जे के की मदद से हम 1 डायमेंशनल वेक्टर, 2D वेक्टर और 3D वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। हम आपसे बात करते हैं 1 डायमेंशनल वेक्टर की। 1 डायमेंशनल वेक्टर वही हो गया जैसे 2i कैप या 3j कैप या 5k कैप, ऐसा कुछ। x डायरेक्शन में 2 कदम चलना 2i कैप, y डायरेक्शन में 3 कदम चलना 3j कैप, और z डायरेक्शन में आसमान की तरफ 5 कदम चलना तो 5z नहीं कहते हैं, 5k कैप कहते हैं। ये इसमें एक ही डायरेक्शन है, इसलिए 1 डायमेंशनल वेक्टर। 1 डायमेंशनल, डायमेंशन मतलब डायरेक्शन। ऐसे ही जो ये 1D वेक्टर जो होते हैं वो सब स्ट्रेट लाइन मोशन के होते हैं। स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल चलता है तो हम 1D वेक्टर से उसके मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। 2D वेक्टर मतलब मोशन इन अ प्लेन, मोशन की बात नहीं है, बस वो वेक्टर में थोड़ा वो एक्स के अलाउ में चल रहा है। एक्स वाई प्लेन जो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में जो होगा ना, एक्स वाई प्लेन में मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, एक्स वाई प्लेन में डिस्प्लेसमेंट है, उसको ऐसे डिनोट करेंगे 2i + 3j। मतलब पार्टिकल 2 कदम यहाँ गया और फिर 3 कदम यहाँ गया। अगर वाईजेड प्लेन है और मैं सपोज वेक्टर फोर्स की बात कर रहा हूं तो y के नाम से आएगा j, 5j और ये आएगा 7k, ऐसा। अगर एक पार्टिकल पे 5 न्यूटन का फोर्स y एक्सिस के अलोंग लग रहा है और साथ ही साथ उसमें ये 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है, ये x है, थोड़ा टिल्ट कर दिया मैंने आपको दिखाने के लिए, ये x है, ये y है, z है। अगर 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है y एक्सिस के अलाउंग और 7 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा इन दोनों का वो YZ प्लेन में आएगा। आप तो अभी सिर्फ इसकी बात समझिए कि ये x और ये y को डिनोट करता है, तो इससे मिलके जो वेक्टर है वो XY प्लेन में है, वो एक स्ट्रेट लाइन के अलाउंग नहीं है। ये 2x स्ट्रेट लाइन में है और वो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस है, ये 3x स्ट्रेट लाइन में है, और ये जो दोनों मिलके आएंगे ये पूरे प्लेन में आएंगे, क्योंकि इसमें x और y दोनों है। ये 2 डायमेंशनल है, ये YZ प्लेन की बात हो गई। इसी तरह से
अगर मैं ZX प्लेन की बात करूं तो ZX प्लेन में मान लीजिए वेलोसिटी की बात करता हूं, वेलोसिटी है 7 और Z है तो K आएगा, पर हम नॉर्मली X वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो मान लीजिए वो 3i हो गया, फिर I के बाद J और फिर K, इसमें J कुछ भी नहीं है, और फिर वाला K वाला है मे बी 7 माइनस K, ऐसा, ठीक है। मतलब इस पार्टिकल में वेलोसिटी है, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स, एक्स एक्सिस के अलोंग इसमें वेलोसिटी 3 यूनिट्स है, और उसमें माइनस के डायरेक्शन में, ये प्लस के डायरेक्शन है, प्लस जेड एक्सिस के अलोंग, ये माइनस जेड डायरेक्शन है। इस पार्टिकल में ये तो एक स्केलर नंबर होता है और ये डायरेक्शन होती है, ये पूरी डायरेक्शन है माइनस के, ये माइनस भले ही बाहर आ जाता है पर इसकी वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू है 7 और डायरेक्शन है ये एक स्केलर नंबर होता है और उसकी डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन पूरी ये यूनिट वेक्टर में होती है। तो ये पार्टिकल में यहाँ वेलोसिटी है 3 यूनिट्स यहाँ पर और 7 यूनिट्स यहाँ पर, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, ये डायरेक्शन प्लस आई है और ये डायरेक्शन माइनस के है। इसी तरह से 3D वेक्टर की बात करें, अगर 3D वेक्टर की बात करें तो 3D वेक्टर को बोलते हैं कुछ AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप, एक 3D वेक्टर है, ये 3D वेक्टर है, जैसे हम पूरा वेक्टर A लिख लेते हैं, ये 3D वेक्टर है जो पूरा वेक्टर A है। अब A जो है इसमें इसका इन तीनों से मिलके बना है, इसको जानबूझ के हमने ऐसा नाम दे दिया AX AY AZ। यहाँ बोलते हैं AX is the component of A, AX is the component of A along X axis। ये जो A है इन तीन चीजों से मिलके बना है, AX is the component of A along X axis। इसी तरह AY is the component of A along Y axis and AZ is the component of A along Z axis। वेक्टर A जैसे यहाँ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इन दोनों से मिलके बना था, तो ये इसका x एक्सिस के अलावा कंपोनेंट है और ये इसका s का y एक्सिस के अलावा कंपोनेंट है। एक 3D वेक्टर में हम तीन डायरेक्शंस की जानकारी देते हैं, i और j और k। 2D वेक्टर में दो कोई से यूनिट वेक्टर होते हैं, 1D वेक्टर में बस केवल या i या j या k होता है। ये 1D वेक्टर के एग्जांपल्स हैं, ये 2D वेक्टर्स ऐसे डिनोट किए जाएंगे और 3D वेक्टर कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसमें i भी होगा, j भी होगा, k भी होगा। हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर की। सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और यहाँ एक पार्टिकल है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन अब किस तरह स्पेसिफाई की जाती है वो देख रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि आप अगर इसकी कोऑर्डिनेट x y है तो आप यहाँ x चलिए और यहाँ y चलिए। इसको मैं बोलता हूँ O और इसको बोलता हूँ A, तो OA और वेक्टर OA बोल देता हूँ इसको। वेक्टर के चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ये एरो लगाया जाता है, ये बताने के लिए कि इसमें डायरेक्शन भी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन ऐसी दिखाते हैं, अगर वहां डायरेक्शन हो तो वहां ऐसा दिखाते हैं, इसके ऊपर ऐसा नहीं है। बस इसके ऊपर हमेशा ये एरो बनाते हैं, ये बताने के लिए कि इसमें कुछ मैग्नीट्यूड भी है और कुछ डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर OA जो है ना वो इससे मिलके बना है, x से मिलके बना है i कैप के अलावा और y से मिलके बना है j कैप के अलावा। तो ये OA पार्टिकल A का इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है। आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में एक ओरिजिन डिफाइन करना पड़ता है और फिर x एक्सिस और y एक्सिस आप किसे मान रहे हैं वो डिफाइन करना पड़ता है। उनकी पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन क्लियरली डिफाइन करनी पड़ती है। हर सवाल में वो अलग अलग हो सकती हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर ये 3D वेक्टर हो, अगर ये 3D वेक्टर हो, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है और पार्टिकल का कहीं स्पेस में आपको इमेजिन करना पड़ेगा, स्पेस में इसके कोऑर्डिनेट्स 2 3 5 हैं। ये पार्टिकल भी है, में भी ये ओरिजिन है और एक्स और वाई तो हमें दिख रहा है, चलो ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है और ये पार्टिकल है।
तो ओ बी, वेक्टर ओ बी जो है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5 माइनस k कैप। ये 2 3 5 ही लिखा है मैंने, 2 3 माइनस 5 कर लेते हैं। तो ये है इसका मतलब माइनस 5, मतलब ये प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और ये माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो हम ये जो कोएफिशिएंट है नॉर्मली पॉजिटिव ही लेना चाहते हैं, एक स्केलर नंबर ही लेना चाहते हैं, और डायरेक्शन की जानकारी पूरी यूनिट वेक्टर में डालना चाहते हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि 5 है माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग, इधर ये 2 है, इधर ये 3 है, ये 2 और 3 का ऐसा हो जाएगा। फिर यहां से पार्टिकल यहाँ -5 नीचे की तरफ है, ऐसा है, यहाँ कहीं भी आए, 2 इधर फिर 3 इधर, और वहां से फिर -5 इधर। इसको हम बोलना तो 5 ही चाहते हैं, और इस डायरेक्शन को माइनस के बोलना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर आप लेटर ऑन सॉल्व करते समय तो उसे ऐसे ही लिखेंगे, पर मैं जोर दे रहा हूं कि ये प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये 5 यूनिट्स माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग, राइट। इस तरह से 1D वेक्टर, 2D वेक्टर, 3D वेक्टर की बात करते हैं। 1D वेक्टर स्ट्रेट लाइन में आता है, 2D वेक्टर प्लेन में आता है, और 3D वेक्टर स्पेस में आता है। और पोजीशन वेक्टर को जिस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, उसको लिखने का ये तरीका है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं वो a का x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है x, और इसका y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है y, इसका x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है 2, y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट 3 है, और इसका z एक्सिस माइनस z एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट 5 है। अगर पूरे वेक्टर को OB करें, ये OB जो है इनसे मिलके बना है, तो ये लोग OB के कंपोनेंट कहे जाते हैं। वेक्टर OB का ये सब कंपोनेंट्स हैं, x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट 2 है, y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट 3 है, और z एक्सिस के अलॉन्ग ये माइनस z एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट 5 है। ये कंपोनेंट्स कहे जाते हैं। इन जनरल वेक्टर A को हम ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप से डिनोट करते हैं, या वेक्टर B को हम bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप से डिनोट करते हैं 3D वेक्टर, ठीक है। A का बच्चा x डायरेक्शन में है ax, A का एक बच्चा y डायरेक्शन में है ay, और A का एक बच्चा z डायरेक्शन में है az। ऐसी वेक्टर B के x डायरेक्शन में कंपोनेंट है bx, y डायरेक्शन में कंपोनेंट है by, और z डायरेक्शन में कंपोनेंट है bz। नॉर्मली हम लोग वेक्टर्स को उनके एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स के टर्म्स में, जो कि सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, एक्स वाई जेड वेक्टर्स एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो उनके कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उनके टर्म्स में एक वेक्टर को स्पेसिफाई करते हैं नॉर्मली। अब फिर हम यहाँ पढ़ लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ 2D वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ 2D वेक्टर, जैसे वेक्टर A है ax I कैप प्लस ay j कैप, एक्स एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप पहले यहाँ एक्स कदम चलिए, एक्स एक्सिस के अलावा आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में चलना है, आप इतना चलना है, एक्स डायरेक्शन में इतने कदम चलना है, और उसके बाद आपको वाई डायरेक्शन में इतने कदम चलना है, तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ये ए है, ये बी है, सपोज ये ओ भी है, सॉरी ये ओ था, इसको मैं बी सी डी कुछ भी कह सकता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं कुछ भी लग सकता हूँ, पर मैं इस वेक्टर को, इसको वेक्टर ए कह रहा हूँ। जो ओडी है वो वेक्टर ए है, और वो ax I कैप प्लस ay j कैप। इसके मैग्नीट्यूड को, इसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ एडी, ठीक है। एक्चुअली वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है, ऐसा पहले एक मिनट लिख देते हैं, ज्योमेट्रिकली a vector is represented by an arrow. Length of the arrow
of the arrow is proportional to its magnitude. The length of the arrow that is proportional to magnitude. मतलब छोटा एरो मतलब छोटा वेक्टर, बड़ा एरो मतलब बड़ा वेक्टर। ये छोटा एरो मतलब छोटा वेक्टर और बड़ा एरो मतलब बड़ा वेक्टर। ये जो पॉइंट है इस वेक्टर का, ये वेक्टर का कहलाता है टेल। ओरिजिन को टेल कहते हैं, ओरिजिन को टेल कहते हैं, और ये ओडी का ये हेड है, इस वेक्टर का ये हेड है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है बस वो एक स्केलर नंबर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक स्केलर नंबर है, और बस इसमें फिर डायरेक्शन की जानकारी आ जाएगी। मैग्नीट्यूड मतलब इस समय स्केलर नंबर है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ एडी है ना, वो एक्चुअली लेंथ ऑफ दिस लाइन है। लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडी इज लेंथ ऑफ दिस ओडी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज लेंथ ऑफ दिस लाइन ओडी। ठीक है, ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को ऐसे ही डिनोट करते हैं, एक एरो से। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। छोटा एरो तो छोटा, इसका मैग्नीट्यूड कम है, और ये बड़ा एरो है। ज्योमेट्रिकली एक वेक्टर एरो से डिनोट होता है, और मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एरो। बाकी डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन तो ज्योमेट्रिकली दी नहीं जा सकती, उसे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ ऐसे ही कुछ तो भी रैंडम टर्म्स में बताया जा सकता है। ज्योमेट्रिकली दिखा तो सकते हैं कि ये वेक्टर यहाँ है, ये वेक्टर यहाँ है, और ये वेक्टर यहाँ है, और उससे कुछ होगा नहीं। हम लोगों को वेक्टर को मैथमेटिक्स के भाषा में बताना होगा, और मैथमेटिकली वेक्टर आई जे के से हमें डायरेक्शन का मैसेज मिलता है। एनीवे, अभी मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये लेंथ ऑफ द वेक्टर एडी निकालनी है। तो फिर मैं तो अभी तो 2D वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ अ 2D वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ 2D वेक्टर पढ़ रहा हूं मैं, तो वो तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा, ये 90 डिग्री है। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम ऐसा लिखते हैं, ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को फिर खाली फिर ए भी लिख देते हैं कभी कभी, हालांकि ऐसा ही लिखना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब फिर हम उसके मॉड की बात कर रहे हैं, मॉड में हम उसके पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। इसकी लेंथ की पॉजिटिव वैल्यू बता रहे हैं, इसकी लेंथ की पॉजिटिव वैल्यू बता रहे हैं। अगर इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है तो वो डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर में इंक्लूड हो जाएगी। इसका जो मॉड है वो इसकी लेंथ का पॉजिटिव नंबर बता रहा है। ये स्ट्रेट लाइंस के बीच में इसको जब लिख देते हैं तो इस वेक्टर ए के मॉड की हम बात करें, ये एक पॉजिटिव मॉड है, -3 का मॉड है +3, ये पॉजिटिव नंबर ही आता है। -3 इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसके माइनस होने का असर इसके यूनिट वेक्टर में हम डाल देते हैं। जैसे मैंने -5k को 5 और फिर ब्रैकेट में -k कैप कहा था, ये एक पॉजिटिव नंबर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा पाइथागोरस थ्योरम से वो आएगा √x² + ay²। पाइथागोरस थ्योरम से ये आएगा। वेक्टर ए इसको बोल रहे हैं ओडी, वो वेक्टर ओडी भी कह सकते हैं आप इसे, पर आपने इसको नाम दिया है जैसे फोर्स 1, वेलोसिटी 1 या डिस्प्लेसमेंट 1। ये वेक्टर ए दो कंपोनेंट से मिलकर बना था, ax से और ay से। ax था x एक्सिस के अलोंग, ay था z y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम से ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया √x² + ay², ठीक है। 3D वेक्टर को कैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है उस पर जाने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि वेक्टर्स को मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आपको बता दिया, वेक्टर में एक टेल होता है, एक हेड होता है। जो टेल है वो ओरिजिन है, और जहां वेक्टर खत्म हो रहा है वो उसका हेड है। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। और जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो मैथमेटिकल डिस्कशंस हैं, दे आर द बेस्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। जब तक आप किसी भी चीज के मैथमेटिक्स को हैंडल नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो इसमें एक सर्टेन, ये इसका टेल है, ये उसका हेड है, और ये बड़ा एरो है तो शायद बड़ा वेक्टर है।
इस वेक्टर ए को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, ये है उसका मैग्नीट्यूड, यानी मॉड उसके मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव वैल्यू, मॉड यानी पॉजिटिव वैल्यू, -5 का मॉड है +5, और फिर इसका हम बताते हैं ये ए कैप। एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं ए हैट या ए कैप। ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, is a unit vector in the direction of vector A. ये यहाँ पर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, अगर ये 10 है तो इसे 10 से डिवाइड करो, तो ये जो 1 आएगा ना, इसको हम ए हैट कहेंगे। जो ए कैप है, ए कैप इज एन एक्सप्रेशन, in terms of I j k, क्योंकि अभी मैं वेक्टर को, किसी वेक्टर को कुछ ऐसा 3i + 5j + 7 - k ऐसा कुछ कह तो रहा था, या आई कैप लगा दे तो अच्छा ही है। तो इसका यूनिट वेक्टर जो है वो भी उसमें आई जे के टर्म्स में ही आएगा। डायरेक्शंस आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ आई जे के। हम इसका मैग्नीट्यूड बताते हैं पहले। वेक्टर में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो स्केलर नंबर होगा 2 3 4 5 कुछ ऐसा फाइनल वैल्यू, और डायरेक्शन ये जो है दिस विल बी एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आई जे। अगर कहीं आपको सर बोला गया है कि 2, तो उसमें डायरेक्शन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, शायद आप किसी स्केलर क्वांटिटी से डील कर रहे हैं। जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी से डील कर रहे हैं तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आई जे के। जैसे ही वो कोई वैल्यू बोलते हैं, अगर वो वेक्टर है तो आप उसमें प्रॉपर अपना रेफरेंस एक्सिस और अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करके, ये डिफाइन करके कि किस डायरेक्शन को आप प्लस एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, किसको आप प्लस वाई बोल रहे हैं, किसको प्लस जेड बोल रहे हैं, आपको जो भी वैल्यू दी गई है आप उसमें प्रॉपर आई जे के अपने हिसाब से चिपका दीजिए। जब तक आप किसी क्वांटिटी को इस तरह से नहीं लिखोगे, या आप इसको ऐसा लिखेंगे, वेक्टर ए को लिखेंगे मान लीजिए सपोज कुछ 23, और फिर सम कुछ आएगा इसका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन। ऐसे मैंने रैंडमली कुछ भी लिख लिया, ये जो भी ये कोई नंबर आएगा, किसी वेक्टर को इस तरह मैथमेटिकली डिनोट करते हैं, या तो पूरा ऐसा लिखते हैं, या फिर उसका पूरा 3D वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उसकी डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन इसमें साथ में चिपकाते हैं। ये यूनिट वेक्टर कहलाता है इन द डायरेक्शन वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड है 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 और उसमें आई जे के की एक्सप्रेशन होती है, और वो एक्सप्रेशन यूनिट वेक्टर ए की इक्वेशन में जो आई जे के वाले टर्म्स होते हैं उसमें डायरेक्शन की पूरी जानकारी कोड करके दी गई होती है। It has been coded in terms of ijk. Mathematically, direction is represented in terms of ijk. तो एक वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये होता है एक नंबर, स्केलर नंबर 2 3 5 7 कुछ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव ही होता है कि इसका यदि ये माइनस आना है तो उसके माइनस का असर इसमें इंक्लूड करते हैं कायदे से, ठीक है। तो अब यहाँ से यूनिट वेक्टर ए को अगर मैं लिखूंगा तो होगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड, ये काम का रिलेशन। यूनिट वेक्टर है पूरा वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। फिलहाल तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात बता रहे हैं कि आप अगर ये एक लेंथ है तो ये भी लेंथ है, तो लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी और कोई डायमेंशन नहीं होगा। यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट, ये लेंथ अपॉन लेंथ हो जाएगा, या मास अपॉन मास हो जाएगा, या डेंसिटी अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, या फोर्स अपॉन फोर्स हो जाएगा। यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट, क्योंकि ऊपर भी वही क्वांटिटी है, नीचे भी वही क्वांटिटी है, ना तो इसकी कोई यूनिट है ना इसका कोई डायमेंशन है। हाँ, इसकी वैल्यू है 1 और आई जे के टर्म्स में ही एक्सप्रेस होती है। ज्योमेट्रिकली एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एक ड्राइंग से होता है, इसमें डायरेक्शन भी आपको बोलना पड़ता है इस तरफ, ज्यादा ही है तो हम उसे ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वगैरह कुछ के टर्म्स में बोल सकते हैं। और मैथमेटिकली एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन यूनिट वेक्टर के टर्म्स में होता है आई जे के। अब हम खैर आपसे बात करते हैं
मैग्नीट्यूड ऑफ अ 3D वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ 3D वेक्टर, कोई वेक्टर है ए, वेक्टर ए को ऐसा कहा जा रहा है ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, एक वेक्टर ए है जो कि इनसे मिलकर बना है। ए का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट ax है, इसका y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट ay है, और इसका z एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट az है। z पे हमेशा ये इसका पेट जरूर काटते हैं z को, नहीं तो 2 में और z में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, होता ही है, राइट। अब आपको यहाँ पूरा वो ये इमेजिन करना पड़ेगा, फ्लोर, अपने कमरे का फ्लोर इमेजिन करिए। ये मान लीजिए ax है, सपोज क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ बना लिया, ये सपोज इतना डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं ax है, ये जो डिस्टेंस है ये ax है, और ये डिस्टेंस यहाँ पर ay है, मैंने अब इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। ये मैं अपनी कन्वीनियंस से हमेशा कर सकता हूँ। हमेशा आपको क्वेश्चन के साइड में डायग्राम बना देना चाहिए और बताना चाहिए आपने किसे एक्स वाई जेड माना है। मैंने इसे y एक्सिस माना है, अब ए वाई यहाँ आएगा, ये इतना डिस्टेंस ए वाई है, ये जो डिस्टेंस है ये ए वाई है, और ये जो डिस्टेंस है ये ए एक्स है, ये पॉइंट आ गया मेरे पास, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन। तो पहले तो मैं ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ, और मैंने थोड़े से आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया है, थोड़ा एंगल पे दिखाया है, वरना ये राइट एंगल्स पे ही आएंगे, एक्स यहाँ का और ए वाई यहाँ का, ये राइट एंगल्स पे ही आएंगे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ बी। तो जो ओ बी होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ओ बी की वैल्यू, तो ओ बी की वैल्यू लेंथ ले रहा हूँ तो मैंने इस पर वेक्टर साइन हटा दिया। ओ बी का जो मैग्नीट्यूड है, जब वेक्टर साइन हटा देते हैं तो हम उसके खाली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वो है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब बचा ये ए जेड, अब इसमें मुझे ए जेड ऐड करना है। ये डेरिवेशन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो नहीं, पर आपने जैसे डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड पहले निकाला हुआ है, बस वैसे ही बात कर रहे हैं, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का डेरिवेशन। अब यहाँ मेरे को ए जेड खड़ा करना है, यहाँ कहीं पॉइंट आ रहा है, ये ए एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ कहीं पॉइंट आ रहा है, सपोज यहाँ पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ऐसे स्पेस में खड़ा कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट आ रहा है, ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है, यहाँ पॉइंट आ रहा है। अब इस वेक्टर के जेड एक्सिस वाली जो चीज है ना, वो इसके परपेंडिकुलर, ये एक्स है सपोज और ये वाई है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर यहाँ आ रहा है, ये लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो पेन से डिनोट कर रहा हूं मैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो मैं पेन से डिनोट कर रहा हूँ, ये इनका परपेंड, इनका राइट वो है रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट। अब ये एक्स वाई प्लेन में ही आएगा। अब मुझे इस रिजल्टेंट में जेड वाला कंपोनेंट और ऐड करना है, तो वो इसके राइट एंगल्स पे होगा ना। आप एक लाइन लिख दीजिए, लाइन लिख दीजिए, ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये all lines in xy plane are perpendicular to z axis। xy प्लेन में जितनी भी लाइनें हैं, xy प्लेन में जितनी भी लाइनें हैं वो z एक्सिस के परपेंडिकुलर ही हैं। ये xy प्लेन में कोई लाइन आ रही है यहाँ पे, ये z एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगी। तो अब ax और ay का रिजल्टेंट जो आ चुका है वो xy प्लेन में है, वो फ्लोर पे ही है, ये भी फ्लोर की एक साइड है, ये भी फ्लोर की एक एज है, और इसका रिजल्टेंट फ्लोर पे ही आ रहा है, ठीक है। आप जिस भी रूम में बैठे हैं उसके फ्लोर को अपने सामने देखिए, अपने सामने वाली जो एज है आप उसे वाई एक्सिस कह लीजिए, ये वाली जो एज आ रही है फ्लोर पे वो एक्स एक्सिस कह लीजिए, और सामने वाले कॉर्नर की जो एज है उसे जेड एक्सिस कह दीजिए, ठीक है। अब आप ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट निकाल चुके हैं, भी इसको सपोज आपने कुछ एक्स माना है, इसको वाई माना है, ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट ये है। अब आप ये वाली जो एच जा रही है, आपके पीछे वाली जो दीवार की ऊपर की तरफ एच जा रही है, उसको इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी तो इसके परपेंडिकुलर है। सपोज ये एक्स है और ये एक्स है, ये वाई है, एक्स और वाई का रिजल्टेंट ये है। अब ए जेड जो है वो इस लाइन के तो परपेंडिकुलर होगा ना। तो अब मैं अगर ये फाइनल अपने वेक्टर को ए कह रहा हूँ, इसको ए कह रहा हूँ, तो एक्चुअली जो वेक्टर ओ ए है, एक्चुअली जो वेक्टर ओ ए है
वो इन लोगों से मिलके बना है, वो OB से मिलके बना है और वो BA से मिलके बना है। तो ये जो है ये AX² प्लस AY स्क्वायर है और फिर ये इसके राइट एंगल्स पर है। अब दो लाइंस हैं, दो लाइन है, एक लाइन की लेंथ है AX² प्लस AY² और एक लाइन की लेंथ है AZ और ये फिर से राइट एंगल्स पे हैं। अब आप इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, ये OA है और ये OB है। तो अब OA की जो लेंथ आएगी, अब जो OA आएगा वो वही आएगा जो डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड आता है, AX² प्लस AY² प्लस AZ²। समझे आप? ये AX और ये AY है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है और AZ जो बचा वो इसके राइट एंगल्स पर है। तो ये OB है, OB को मैंने यहाँ दिखा दिया और BA को मैंने यहाँ दिखा दिया। ये इसकी लेंथ है AX² प्लस AY² और ये फ्लोर पे एक लाइन है और Z एक्सिस यानी क्यूब की आपके कमरे की एक ऐसी एज जो वर्टिकली छत की तरफ जा रही है, ये वर्टिकली छत की तरफ जा रही है, ये फ्लोर का डायगोनल है, ये फ्लोर का डायगोनल है और फिर ये छत की तरफ जाने वाली एज है और ये लोग राइट एंगल्स पे ही हैं। तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ 3D वेक्टर। आपको खाली ये पहचानना है, ये डेरिवेशन आपको दोबारा कभी भी या रिवाइज ही नहीं करना एक बार भी। तो चलिए हम आप हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स, पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे पोलर वेक्टर्स की। पोलर वेक्टर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ट्रांसलेटरी मोशन। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशंस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ओरिजिन होता है, starting point of a vector, starting point of a vector is taken as origin. इसको ओरिजिन ले लेते हैं और किसी पार्टिकल के फिर चलने की जो भी डायरेक्शन होती है उसको प्लस X एक्सिस या प्लस Y एक्सिस या प्लस Z एक्सिस से ले लेते हैं। ओरिजिन जो चलने का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको ओरिजिन लेते हैं एंड directions are assigned as positive or negative with respect to direction of its motion. मतलब जहां पार्टिकल चलना शुरू करता है हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन कह दें। अगर पार्टिकल इधर चलना शुरू कर रहा है तो आप इसको प्लस कहोगे, चाहे X का हो, चाहे Y का हो, चाहे Z का हो। जो डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन होती है ना, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन is usually taken as positive। जरूरी नहीं है, usually taken as positive, जरूरी नहीं है। कन्वेंशंस सब लोग अलग अलग फॉलो करते हैं। पोलर वेक्टर का मतलब बस इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसमें चलने की एक डायरेक्शन होती है। ट्रांसलेटरी मोशन यानी जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, पोजीशन जब चेंज होती है तो उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। उसको डिस्क्राइब करने के लिए पोलर वेक्टर का सहारा लिया जाता है। Axial vectors are used to describe rotatory motion या angular motion। जैसे पंखा चल रहा है, घूम रहा है अपनी जगह पे, उसका जो मोशन है उनको उनके जिक्र में, उनके डिस्कशन में एक्सियल वेक्टर्स का नाम आता है। इनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है, इनकी डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस। यानी पार्टिकल अगर यहाँ चल रहा है तो ये कोई भी चीज एक्सियल वेक्टर है, या नीचे की तरफ। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर मोशन होते हैं तो आप जिन वेक्टर्स की बात करते हैं वो एक्सियल वेक्टर होते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन एटसेट्रा, ये सब सर्कुलर मोशन में आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी।
अब हम पढ़ रहे हैं सम टर्म्स। वेक्टर में कुछ टर्म्स। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ इक्वल वेक्टर। ये टर्म्स भी बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होते हैं, एक बार बस आपने इनका नाम सुना हुआ हो, इतना ही इनका महत्व है। इक्वल वेक्टर्स मतलब ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल है। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इक्वल, उनको इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। ये ऐसा, अगर मैग्नीट्यूड भी एकदम सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तब वेक्टर्स को इक्वल कहते हैं। अगर मैग्नीट्यूड खाली इक्वल है और डायरेक्शन अलग अलग है तो एक्चुअली वो वेक्टर्स इक्वल नहीं है। कभी कभी ऐसे उसको बोलचाल की भाषा में बोल तो लिया जाता है पर वो इक्वल नहीं है। इफ मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल बट द डायरेक्शंस आर डिफरेंट देन दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी एकदम सेम होना चाहिए इक्वल वेक्टर होने के लिए, और डायरेक्शन भी एकदम सेम होनी चाहिए। ठीक है, और इसी वजह से हम एक इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं, ये डेफिनेशन तो खैर काम की ज्यादा नहीं है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक वेक्टर को आप खुद के पैरेलल डिस्प्लेस कर लेते हैं, एक वेक्टर को आप स्वयं के पैरेलल डिस्प्लेस कर लेते हैं, तो अगेन यू ऑब्टेन द सेम वेक्टर, क्योंकि ये दोनों इक्वल वेक्टर ही तो कहला रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, it remains unchanged both in magnitude and direction. है ना, because we obtain an equal vector। जब एक वेक्टर को अपने पैरेलल आप डिस्प्लेस करते हैं तो आप अभी भी, अगर आप इस वेक्टर को ए कह रहे थे तो आप इस वेक्टर को भी पूरी तरह ए कह दीजिए। ये लाइन काफी काम की है, इस लाइन पे एक स्टार दे दिया जाए। इन्हें आप कैप्स में भी लिख सकते हैं ऐसी लाइनों को। अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव वेक्टर, मतलब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इसका मतलब है मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल, बट डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब 180 डिग्री पर। अगर ये वेक्टर ए भी है, ये एक वेक्टर है ए बी और ये एक वेक्टर है बी ए, बी से बी इसका ओरिजिन है और ए तक ये जा रहा है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं पर डायरेक्शन इनकी एकदम ऑपोजिट है, तो हम बोलते हैं वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी ए, ऐसा बोलते हैं। हम बोलते हैं बी ए जो है वो ए बी का नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, बड़ी काम की बात है कि एक्चुअली हम इसको, अभी तो खैर हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, हम इसे ऐसा ही लिखेंगे, पर वेक्टर्स में इसके नेगेटिव होने का असर, नेगेटिव होने का ताल्लुक सिर्फ इसकी डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड से नहीं है। इनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन में ही केवल इसके नेगेटिव होने का असर इंक्लूड होना चाहिए। कायदे से अगर इसकी वैल्यू 5 है सपोज, तो मुझे बोलना चाहिए वेक्टर ए बी है 5 आई कैप, ये अगर एक्स एक्सिस है, और फिर वेक्टर बी ए को मुझे -5 आई कैप कायदे से नहीं कहना चाहिए शुरू में। इसको आपको है तो ये सही, पर इसे पाई भी लिखना चाहिए और इसके डायरेक्शन का असर इसके यूनिट वेक्टर में इंक्लूड करना चाहिए, इसकी डायरेक्शन का असर इसके यूनिट वेक्टर में इंक्लूड करना चाहिए। मैग्नीट्यूड इनके इक्वल हैं, इनकी डायरेक्शन अलग है ना, डायरेक्शन अलग है, तो खाली डायरेक्शन वाली जानकारी में नेगेटिव डालो ना, चलता ये भी है, फर्क कोई नहीं है, पर आप आदत डालिए कि डायरेक्शन का जिक्र आप जब इसे डायग्राम में अगर आप इसे लिखेंगे ना, तो मैं तो ये नहीं चाहता कि आप इसे -5 लिखें, क्योंकि आप इसके नेगेटिव होने का एहसास इसकी डायरेक्शन में दिखा तो चुके हैं।
अगर आप इसको 5 लिख रहे हैं तो आप इसे -5 मत लिखिए, ये बात लिख दीजिए। A vector should ideally not be written with its negative magnitude above it. Ideally ऐसा करना तो नहीं चाहिए, ये चीज गलत है। Because the effect of it being reversed, has been already included in its change direction. आप ये डायरेक्शन दिखा तो चुके हैं, जैसे दोबारा नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? दिख रहा है हमें भी कि ये 5 है इस डायरेक्शन में और ये 5 है इस डायरेक्शन में। इसे कायदे से आपको -5 नहीं बोलना चाहिए। आप इसकी डायरेक्शन दिखा तो चुके हैं, फिर आप इसको दोबारा नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? जब आप एक वेक्टर की डायरेक्शन मार्क कर चुके हैं तो उसके बाद कायदे से आपको उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए। ये पॉइंट एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड पॉइंट है। एप्लीकेशन वाले जो पॉइंट है जो सवालों में काम आते हैं, केवल उनको आपको ज्यादा रिवाइज करना है, बाकी कचरा है। इस समय जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, इसलिए अगर ये आई कैप है तो ये -i कैप। मेन बात यह है कि आप इसे भी 5 लिखिए, इसे भी 5 लिखिए, और इनकी डायरेक्शन आपने एरो में मार्क की तो है, तो इसको -5 लिखने की जरूरत नहीं। ये x डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो x डायरेक्शन का कोड होता है i, तो यहाँ 5 लिखिए और फिर इसकी डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन ये रही। इधर भी 5 लिखिए, इधर भी 5 लिखिए और इसकी डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन ये रही, और ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ये राइट एंगल्स पे होता तो मैं 5j लिखता, y एक्सिस के अलॉन्ग होता तो 5j लिखता। अभी ये जिस एक्सिस के अलॉन्ग है उसकी डायरेक्शन मैंने साइड में ब्रैकेट में लिख दी है। अब मैं बात कर रहा हूं अनइक्वल वेक्टर्स की। अनइक्वल वेक्टर्स तो या तो जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या डायरेक्शन डिफरेंट हो। इनकी डायरेक्शन तो सेम है पर मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो अनइक्वल, ठीक है ना? इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम, ठीक है। और ये दो वेक्टर्स हैं, जो इस डायरेक्शन में 5 है और जो इस डायरेक्शन में 5 है, ये भी अनइक्वल वेक्टर्स है। ये इसका नेगेटिव है, इनके भी मैग्नीट्यूड सेम है पर इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये भी अनइक्वल वेक्टर्स है। ये इधर 5 है और ये इधर 5 है। हम पढ़ चुके हैं कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 5 है और ये -5 है। ऐसा बोलना ज्यादा अच्छा है कि ये इधर 5 है और ये इधर 5 है। गलत ये भी नहीं है कि ये इधर 5, ये 5 है और ये -5 है, गलत तो ये भी नहीं है। और इस चैप्टर में ज्यादा सही बोलना ये है कि ये इधर 5 है और ये इधर 5 है। आप डायरेक्शंस की भी बात करेंगे ना। अब अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एकदम सेम है, जैसे ये केस है वैसे ही मैंने ये बताया, डायरेक्शन अलग अलग है, तो भी अनइक्वल वेक्टर्स। या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या डायरेक्शन डिफरेंट है तो ये अनइक्वल है। दोनों एग्जैक्टली सेम हो तो ही केवल ये इक्वल वेक्टर्स होते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जिनकी टेल सेम हो, ये को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इन दोनों की टेल कोइंसाइड कर रही है, तो ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। कोलिनियर वेक्टर मतलब सेम लाइन के अलॉन्ग, अब ऐसे हो या ऐसे हो या इवन ऐसे हो, सेम लाइन के अलॉन्ग होने चाहिए, वो कोलिनियर होते हैं। इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो, ये पैरेलल हो या ये एंटी पैरेलल हो, इनको ये ऐसे हैं तो भी हालांकि सेम लाइन के अलॉन्ग तो नहीं है, पर एंगल जिनके बीच में 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। जीरो वेक्टर ये भी ऐसी कोई बहुत एप्लीकेशन ओरिएंटेड डिस्कशन नहीं। स्कूल एग्जाम के लिए तो ये ठीक है, थोड़ा काम का होता है, अदरवाइज ये भी कोई एप्लीकेशन ओरिएंटेड बात नहीं। क्या एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, पर वो क्वांटिटी बेसिकली वेक्टर होनी चाहिए। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली वेक्टर होनी चाहिए।
is zero, then it is called zero vector. हम बस केवल यही मैसेज आंसर, कभी अगर मैं बोलता हूं आपसे कि ये एक फोर्स, एक पार्टिकल पे एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है और उतना ही फोर्स यहाँ काम कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स बताइए, तो हम आंसर देते हैं ऐसा जीरो वेक्टर। बस ये मैसेज देने के लिए कि मैग्नीट्यूड तो जीरो है पर बेसिकली ये क्वांटिटी वेक्टर थी। अभी मैं इस समय रिजल्टेंट की कुछ डायरेक्शन भी नहीं बता सकता, अब मैं ओरिजिनल फोर्स की क्या डायरेक्शन थी वो भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर एक फोर्स यहाँ होता और एक फोर्स यहाँ भी होता तो भी अगर आंसर जीरो आता तो मैं ये नहीं बता सकता कि ओरिजिनल किसी एक फोर्स की डायरेक्शन क्या थी। बट इतना ही है, हम जिस क्वांटिटी को डील कर रहे थे उसका आंसर जीरो आया है। ठीक है, अगर 2 - 2 आता है किसी स्केलर स्पीड, स्पीड अगर किसी पार्टिकल की 2 मीटर पर सेकेंड है और थोड़ी देर बाद भी 2 मीटर पर सेकेंड है और मैं कहता हूँ स्पीड में चेंज कितना है, तो आंसर है जीरो, तो फिर उसे खाली जीरो लिख देते हैं क्योंकि स्पीड स्केलर है। तो अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर थी और उसका आंसर कभी जीरो आ रहा है तो हम उसे कायदे से ऐसा जीरो और ऊपर उसकी डायरेक्शन दिखा देते हैं, बस ये याद दिलाने के लिए कि कभी ये वेक्टर थी। एंड ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स इज इनडिटरमिनेट। हम अब ये खाली इससे ओरिजिनल डायरेक्शन of the vector which has become now zero, or the vector which has now become zero, cannot be determined. Cannot be determined. इसको हम बोलते हैं हम इसे डिटरमिन नहीं कर सकते, इनडिटरमिनेट है ना। मेरे हिसाब से तो इसका डिस्कशन भी कचरा है। जो जीरो वेक्टर होता है उसमें फोर्स अगर जीरो है तो जीरो वेक्टर और साथ में यूनिट भी बताते हैं ताकि पता लग जाए आपको कि इस क्वांटिटी की बात कर रहे थे। अब उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया ये अलग बात है, तो जीरो वेक्टर और साथ में यूनिट भी बताते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन और वो है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर को जैसे ही किसी भी डायरेक्शन में, ये वेक्टर है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ये बॉडी है, बॉडी पे एक फोर्स यहाँ लग रहा है और बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है और बॉडी जा यहाँ रही है, उसमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ है और ये एंगल थीटा है। फोर्स यहाँ लगा है पर बॉडी यहाँ जा यहाँ रही है, तो ये जो इंक्लाइंड चीज, कोई भी वेक्टर जब इंक्लाइंड होता है, अगर हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में हो या वाई डायरेक्शन में हो तब तो कोई बात नहीं। जो इंक्लाइंड वेक्टर होता है हम उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट प्राप्त करते हैं। ये वेक्टर जिनसे मिलके बना है उनमें इस वेक्टर को तोड़ते हैं। तो एक्चुअली क्या, मुझे इस फोर्स का इस डायरेक्शन में इफेक्ट चाहिए, तो मैं फोर्स का इस डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करूंगा और बोलूंगा फोर्स का इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट, ऐसे ही लिख दीजिए। टू फाइंड इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर in a given direction, to find the effect of a vector in a given direction, we resolve the vector in that direction. We resolve the vector in that direction. सर एक जब मैं बॉडी पे फोर्स यहाँ लगाता हूँ, बॉडी अगर यहाँ जा रही है तो मुझे कहना पड़ेगा कि फोर्स का यहाँ जो कंपोनेंट है ना, एक्चुअली उसने डिस्प्लेसमेंट पैदा किया। फोर्स का यहाँ जो कंपोनेंट है उसने डिस्प्लेसमेंट पैदा किया, इसलिए मुझे फोर्स का यहाँ एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा और उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट से ये मतलब है कि एक वेक्टर कई वेक्टर से मिलके बना है, तो जिन जिन से भी मिलके बना है उनको कंपोनेंट्स कहते हैं। ये है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, यानी प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर into its components.
of which it is made up of is called resolving a vector. ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए। अब मैं बोल सकता हूं ये एक्चुअली इतने सारे वेक्टरों से ये ऐसा है, सपोज ये सपोज ऐसा बना, जो वेक्टर ए है ना वो इन सब से मिलके बना है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। एक्चुअली इक्वेशन ऐसी बात में हमें समझ में आने लगेगी, वेक्टर ए इनसे मिलके बना है, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये जो है इन सब से मिलके बना है। ये जो है वो ए के कंपोनेंट्स कहलाते हैं और ए इन सब का रिजल्टेंट कहलाता है। A is the resultant of all these vectors and these are the components of A. A के ये बच्चे हैं, A इन सब से मिलके बना और इन सब का रिजल्टेंट A है। A से अभी मैं उसके कंपोनेंट्स ऑब्टेन करने की बात कर रहा हूं। मुझे अगर उसका A का इस डायरेक्शन में असर निकालना है तो मैं A का यहाँ कंपोनेंट ले लूंगा, अगर मुझे A का यहाँ असर निकालना है तो मैं A का यहाँ कंपोनेंट निकाल लूंगा। ये है कहानी। और हम लोग यूजुअली एक वेक्टर को खाली दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। ये a vector can be resolved in any number of components, but we are usually interested in 2 or 3 components only. हम एक वेक्टर A को सीधे ऐसा रिजॉल्व करना चाहते हैं, ऐसा, या फिर हम वेक्टर B को उसके 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना चाहते हैं, एक x एक्सिस के अलाउंड, एक y एक्सिस के अलाउंड और एक z एक्सिस के अलाउंड। ये तो हम इसकी बात करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं इनको। ये सब 90 डिग्री पे है ना, जो 90 डिग्री पे हैं इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है और एक वेक्टर को रिजॉल्व कर दोगे तो उसके बाद वो एक रेक्टेंगल बनाएगा, अगर 2D में किया है तो। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो क्वेश्चन की रीडिंग अक्सर ये कहेगी कि एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये हैं। इनका भी खैर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन खुद ही कह रहा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो उसके बाद आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जो आपस में 90 डिग्री पे होते हैं बस वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। अगर एक वेक्टर को हम यहाँ x एक्सिस के अलाउंग और y एक्सिस के अलाउंग ऑब्टेन कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं वेक्टर, ये है ax, सॉरी a, ये है a। अब a को यहाँ रिजॉल्व कर लिया x एक्सिस के अलाउंग और इधर रिजॉल्व कर लिया y एक्सिस के अलाउंग, तो ये दो आपस में 90 डिग्री पे हैं। a के ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। a का एक बच्चा है इधर और एक बच्चा है इधर। a को अगर मैंने यहाँ रिजॉल्व कर लिया x एक्सिस के अलाउंग तो दूसरा कंपोनेंट x के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर एक कंपोनेंट ये है तो दूसरा x के परपेंडिकुलर होना चाहिए, पर वो यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि a रिजल्टेंट है ना। a के दो बच्चे हैं, एक आजू होना चाहिए एक बाजू होना चाहिए, ये आपस में 90 डिग्री पे है। ये x एक्सिस के अलाउंग एक कंपोनेंट आएगा और y एक्सिस के अलाउंग एक कंपोनेंट आएगा, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं। और जो मेन वेक्टर है तो वो बड़ा होना चाहिए। ये ax और ay इसके बच्चे हैं। डायग्राम में आपको हमेशा छोटे दिखाने चाहिए। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर जो है वो खुद भी एक स्केलर नंबर है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर
इज अ स्केलर नंबर। और हम अब सारी बातें केवल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में ही करेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं कि कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट is smaller than the magnitude of the vector। जिस वेक्टर को आप रिजॉल्व कर रहे हैं डायग्राम में उसे सबसे बड़ा दिखाइए, और जो छोटा वाला है, जो कंपोनेंट्स हैं वो इसके बच्चे हैं, वो छोटे हैं और वो राइट एंगल्स पे तो हैं, पर ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं कि एक कंपोनेंट तो यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, एक इसका आजू आएगा और एक बाजू आएगा। इसके दो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक आजू है और एक बाजू है, और ये बड़ा है। कभी कभी हमसे गलती होती है, हम कहते हैं इसको यहाँ रिजॉल्व कर लेते हैं, छोटे वाले को रिजॉल्व नहीं करते हम। जो किसी भी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ही होता है, केवल उसी को रिजॉल्व किया जाता है। जो लिख दीजिए इस बात को, ओनली हाइपोटेन्यूज, द बिगर साइड इज रिजॉल्व्ड। बड़ी काम की बात है। बेस और परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्रायंगल इज नॉट रिजॉल्व्ड। बेस और परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्रायंगल इज नॉट रिजॉल्व्ड। It can be resolved if it is hypotenuse of some other triangle. If it is hypotenuse of some other triangle, किसी भी ट्रायंगल में जो बड़ी साइड है केवल आप उसे ही रिजॉल्व कर सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में जो बड़ी साइड है, ट्रायंगल तो बन ही जाता है जब एक वेक्टर आप यहाँ लेते हैं और यहाँ एक्स एक्सिस लेते हैं और यहाँ वाई एक्सिस लेते हैं, तो एक ट्रायंगल तो बन ही जाता है, या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही जाता है। रेजोल्यूशन के लिए हमारे पास पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल तो हमें बनाना ही पड़ता है। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ता है। आप ये जो हाइपोटेन्यूज है उसी को उसके बच्चों में रिजॉल्व कर सकते हो। इसको खुद को क्या रिजॉल्व करोगे, ये तो खुद ही बच्चा है। और हाँ, इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं यदि ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो जाए तो। वो एडवांस बातें हैं, वो बाद में की जाएंगी, पर ये ध्यान रखना बच्चे को रिजॉल्व नहीं करना है, हाइपोटेन्यूज को रिजॉल्व करना है। जिसको भी रिजॉल्व करना है दैट शुड बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हम यही देख रहे हैं कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, हम इसे रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में हम इसे यहाँ रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इसे एक्स एक्सिस मान लीजिए और इसके राइट एंगल्स पर एक वाई एक्सिस मान लीजिए। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं कि चूजिंग अ प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम या प्रॉपर रेफरेंस एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अगर आपको इसका कंपोनेंट यहाँ निकालना है तो आप इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए और इसके राइट एंगल पर वाई एक्सिस मान लीजिए। उन्होंने ये एक एंगल जरूर दिया होगा, थीटा उन्हें कहीं ना कहीं से देना जरूरी है। अगर वो कहते हैं इसका एक कंपोनेंट यहाँ निकालो, तो फिर ये थीटा उन्होंने जरूर दिया होगा। अब आप एक क्या काम करो, थीटा देना उनको बहुत जरूरी है, उसके बिना तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है मैं उसी को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर, मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तभी तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बनेगा ना। इनको नाम भी दे देते हैं, ये ओ है और मे बी ये ऐसा कैपिटल एक्स है, ऐसा लिख दीजिए। जिस डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट निकालना है उस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस का नाम दे दीजिए और इसके राइट एंगल्स पे वाई एक्सिस का नाम दे दीजिए, एंड देन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर from the head of the given vector on x axis। ये जो OX है ना, ये A का x कंपोनेंट है, प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको मैथ्स की भाषा में, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। प्रोजेक्शन का यही मतलब होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और ये लाइन, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। In a given direction is the component
of the given vector in that direction, एक वेक्टर का मुझे जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, जहां से उसने थीटा दिया है, मैं उसी को एक्स एक्सिस मान लूंगा, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ये डिस्टेंस को प्रोजेक्शन कहते हैं। यहाँ से अगर मैं टॉर्च की लाइट मारता तो जो शेडो पड़ती है वो इतनी लंबी पड़ती है, जो लेंथ ऑफ द शेडो है उसको प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस था यहाँ पर, ये जो मेरी उंगलियां ये एक्स एक्सिस है और एक वेक्टर है। तो अगर मैं यहाँ से टॉर्च मारूंगा तो शेडो की लेंथ इतनी लंबी पड़ेगी ना इस पे, तो जो शेडो की लेंथ पड़ेगी उसको अपन प्रोजेक्शन कहते हैं। तो अभी प्रोजेक्शन आपको अगर AX निकालना है तो आपको इस ट्राइंगल का बेस निकालना है। We have to calculate the base of the triangle, OAX। आपको ट्राइंगल का बेस निकालना है और आपको ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज पता हुआ है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है A, ये वेक्टर A की मैग्नीट्यूड है A। मुझे ट्राइंगल का बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज अगर पता हो और बेस निकालना हो तो मैं cos थीटा पे जाऊंगा, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हाइपोटेन्यूज का cos थीटा, तो AX इज इक्वल टू A cos थीटा। जो वेक्टर का कंपोनेंट होता है उसे हम स्केलर बोलते हैं, बाद में इसमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन जोड़ देंगे। तो वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वो A है, तो मैं बोल रहा हूँ AX जो है वो A का cos थीटा है। ट्रायंगल का बेस तो हाइपोटेन्यूज का cos थीटा ही होता है ना, इसमें हम कोई वेक्टर के साइन नहीं लगाते, बाद में हम इस पे डायरेक्शन चिपका देंगे। ऐसे ही अगर मुझे अब इसको यहाँ पर कंपोनेंट निकालना है y एक्सिस के अलावा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और इस डिस्टेंस को AY कहूंगा। अब अगर ये AY है तो ये भी AY है, क्योंकि पैरेलल साइड्स हैं and a vector can be displaced parallel to itself without changing it। अगर ये AY है तो ये AY है, तो इसी ट्रायंगल OAX का अब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, और परपेंडिकुलर निकालना है तो मैं शायद साइन थीटा करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे परपेंडिकुलर निकालना है वो भी हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का साइन थीटा। तो ये जो AY है ये है A sin थीटा, इसमें कहीं कोई एरो वेरो यूज नहीं करते, बिकॉज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने A का रिजॉल्व कर लिया, A को रिजॉल्व कर लिया, इधर AX आया, इधर AY आया, फाइनली मैं वेक्टर A का ये जवाब दे सकता हूँ कि वेक्टर है AX I कैप प्लस AY J कैप। ये I कैप है और ये J कैप है, ये इन दोनों से मिलके बना है। AX और AY A के कंपोनेंट हैं, AX A का x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है और AY A का y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है। मैं पूरा बोल सकता हूँ वेक्टर A है A cos थीटा I कैप, ये मैग्नीट्यूड लिख दिया और अब ये डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन आ गई, ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, ये I कैप मुझे बता रहा है। ऐसे ही बस अब ये यहाँ मैग्नीट्यूड लिख दिया, इसलिए इन पे कहीं एरो वेरो नहीं लगाया और ये इसकी डायरेक्शन आ गई। ये जो वेक्टर A है वो इतना x एक्सिस के अलॉन्ग चलो और इतना y एक्सिस के अलॉन्ग चलो तो आपको वेक्टर A मिल जाएगा। A जिन दो से मिलके बना था, A एक्चुअली AX और AY से मिलके बना, तो A को अपने कंपोनेंट्स में प्रोसेस में तोड़ने के प्रोसेस को, अपने कंपोनेंट्स में तोड़ने के प्रोसेस को हम रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो कंपोनेंट निकालने को कहता है वो कहेगा यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे कंपोनेंट बता, तो जहां से उसने एंगल दिया है उस एक्सिस को x एक्सिस मान लेना और उसके राइट एंगल्स पे जो एक्सिस आएगा उसे y एक्सिस ले लेना। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना और इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस निकालना, वो AX होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का बेस निकालना वो AX होगा। आपको हाइपोटेन्यूज के टर्म का वैल्यू चाहिए, बेस के टर्म, हाइपोटेन्यूज के टर्म से बेस की वैल्यू चाहिए। अब ऐसे ही अगर आपको AY निकालना है, दूसरे आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है, ये तो जिस डायरेक्शन में जहां से उसने एंगल दिया था आपको वो कंपोनेंट निकालना है। इसको मैं कहता हूँ कोना, कोने में आता है कॉस, और ये जो थीटा के सामने वाली साइड है ना, या जो साइड वाली साइड है, जो परपेंडिकुलर साइड है ना, इसके जो परपेंडिकुलर साइड है थीटा के सामने वाली साइड, सामने आता है साइन।
कोने में आता है cos, ये a है, इधर साइड में आएगा, ट्रायंगल का बेस होगा, वो होगा cos, और जो सामने आएगा वो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगा a sin। तो कोने में है काला वाला बच्चा और सामने में है सुंदर वाला बच्चा। वो काला वाला बच्चा तो कोने में ही पड़ा रहेगा। कोना मतलब जहां से एंगल थीटा बन रहा है, जहां से एंगल थीटा बन रहा है उसे हम कहते हैं कोना। कोने में आता है cos, cos मतलब काला, और सामने तो हमेशा सुंदर बच्चा ही रहेगा, तो सामने है सुंदर, कोने में cos और सामने सुंदर, या साइड में सुंदर, ये और ये बराबर है। तो जब आप वेक्टर ए को रिजॉल्व करते हो तो जिस डायरेक्शन में आपको उसे रिजॉल्व करना है उस डायरेक्शन में कोना कहते हैं उसको, जहां से थीटा दिया है, जहां से थीटा दिया है उस डायरेक्शन को कोना कहते हैं। कोने में आता है cos और साइड में या सामने में आता है साइन। ये जो कोने में ए का कंपोनेंट है ये ए का cos थीटा है, और जो सामने ए का कंपोनेंट है वो ए का साइन थीटा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ये चार क्वेश्चन है, 1 2 3 4। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, वेक्टर ए है, ये एक्स है, ये वाई है प्लस वाई, ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है। अब के बाद ये एंगल दिया है, तो ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। चारों क्वाड्रेंट में मैंने एक एक एंगल दे दिया। एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे दिया, एक वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में दे दिया, एक वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में दे दिया, और एक वेक्टर मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में दे दिया। अब आपको वेक्टर ए को इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, वेक्टर बी को कुछ cos अल्फा sin अल्फा के टर्म्स में लिखना है, फिर वेक्टर सी को भी ऐसे ही कुछ cos अल्फा sin अल्फा के टर्म्स में लिखना है, और वेक्टर डी को भी आपको कुछ इसके cos अल्फा और sin अल्फा के टर्म्स में लिखना है। सबसे पहला काम यह है कि आप सब में प्रॉपर आई जे के चिपका दीजिए। कोने में cos लीजिए, सामने sin लीजिए, साइड में sin, कोने में cos, साइड में sin, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे खतरनाक बात है कि प्लस आई लेना है कि माइनस आई, प्लस जे के माइनस जे। सबसे पहले क्वेश्चन में प्लस आई प्लस जे माइनस जे जरूर लिख लीजिए, फिर कोने में cos और साइड में sin। सबसे पहले तो मैं इस पर डायरेक्शन चिपका दूंगा, ये है प्लस आई कैप और ये है प्लस जे कैप। तो इधर कोने में आएगा cos, ये हो जाएगा a cos थीटा आई कैप, और इसका कंपोनेंट यहाँ साइड में आएगा sin, a y sin थीटा, और फिर डायरेक्शन चिपका दूंगा जे कैप। बी कैप को मैं पहले इधर रिजॉल्व करूंगा, और ये डायरेक्शन है b cos अल्फा माइनस आई कैप, ये प्लस आई कैप है और ये माइनस आई कैप, और इधर जो कंपोनेंट आ रहा है इसका b sin अल्फा, उसकी डायरेक्शन तो प्लस जे कैप ही, इधर कोने में cos और साइड में sin, और ये डायरेक्शन है माइनस आई कैप और ये डायरेक्शन है प्लस जे कैप। अब मैं वेक्टर सी की बात करता हूँ, सी का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, ये है माइनस आई कैप और ये है माइनस जे कैप। तो एंगल वहां से अगर दिया है वेक्टर सी का तो हो जाएगा ये वेक्टर सी इज इक्वल टू सी cos बीटा माइनस आई कैप, और पहले आई का टर्म लिखते हैं फिर जे का लिखते हैं, प्लस सी साइन बीटा माइनस जे। हाँ, फिर आप माइनस बाहर निकाल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस आप बाहर निकाल लीजिए, पर एक्चुअली शुरू में मत लिखिए। शुरू में तो सिर्फ इसे एक पॉजिटिव नंबर लिखिए कंपोनेंट को, और इसे स्केलर रहने दीजिए, और डायरेक्शन की सारी जानकारी ब्रैकेट के अंदर लिखिए। ऐसे ही अगर मैं वेक्टर डी की बात करूं तो वेक्टर डी जो है इसका यहाँ कंपोनेंट आएगा, ये है प्लस आई कैप और ये डायरेक्शन है माइनस जे कैप। तो सारा खेल प्लस आई और प्लस जे और माइनस जे बोलने का ही है। इसका एक कंपोनेंट आएगा डी कॉस गामा प्लस आई कैप, और इधर डी साइन गामा माइनस जे कैप। ठीक है ना, यहाँ एंगल इससे बन रहा था, मैं इसको बदल देता हूँ, एक और केस ले लेता हूँ, वेक्टर ई ले लेता हूँ, और एंगल में यहाँ से ले लेता हूँ, कुछ एंगल कुछ थीटा डैश में यहाँ से ले लेता हूँ। अब यहाँ से नहीं लिया, तो इसका जो ई का कंपोनेंट आएगा, वेक्टर ई को लिखेंगे हम ई का, ये जो भी अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ई का साइन थीटा यहाँ आएगा, ई का साइन थीटा प्लस आई कैप, ई का साइन थीटा प्लस आई कैप, प्लस ई का
साइन थीटा डैश मतलब इधर cos थीटा डैश, इधर कोने में cos और ये डायरेक्शन में माइनस जे क्या, ये पांचवा केस हो गया, ठीक है। ई का यहाँ कॉम्पोनेंट आएगा cos थीटा डैश, और ये जे वाला टर्म है तो मैं इसे बाद में लिखूंगा, पहले मैं आई वाला टर्म लिख रहा हूँ। ये है ई का साइन थीटा आई प्लस आई कैप, ई का साइन थीटा डैश प्लस आई कैप, और इधर आएगा कोने में cos थीटा डैश और ये डायरेक्शन में माइनस जे कैप, बस इतना ही है। So there is all for now. Thank you.